हम्म, अच्छा। गुड इवनिंग सबको। जल्दी से सभी जुड़ जाओ। आज का जो क्लास है एक बहुत इम्पोर्टेंट, गुड इवनिंग सबको, इम्पोर्टेंट क्लास हम लोग का। खास तौर से आज का जो हम लोग का क्लास है उसमें 2 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा है उसका समाधान पूरा होगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जितना जल्दी हो सके सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। कल इसके बारे में बता दिए थे। कल इसके बारे में पूरा बता दिया गया था। और जो भी फ्रेंड है उसको शेयर कर सकते हो ताकि वो भी जुड़ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे जस्ट एकदम जल्दी से सभी जुड़ जाओ। तो चालू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। खास तौर से ये बातें हम लोग आज करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है, उस पर फोकस पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग शुरू करें। तो खास तौर से आज जो हम लोग का मैटर्स है वो है 2 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो 2 मार्क्स है इसमें देखो, जो एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन आराम से सिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रिक पर बन जाएगा। लेकिन जो 2 मार्क्स का हमारा सवाल होगा, ये 2 मार्क्स जो होता है ये आपको पढ़ना पड़ता है। इसलिए इस पॉइंट हैं, जल्द से सभी लोग जुड़ जाओ तो हम लोग अपना क्लास चालू करें। चलो शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 27-28 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सवाल है, Why is he thankful to modern civilization? मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चैप्टर से है? अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से है। ये पॉइंट किनके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो ये बताते हैं Why is he thankful to modern civilization? मॉडर्न सिविलाइजेशन से वह Why is he thankful to modern civilization? आधुनिक सभ्यता को वह धन्यवाद क्यों देते हैं? इसलिए कि he is no hater of, बताए थे, he is no hater of the West, वह पश्चिमी सभ्यताओं से नफरत नहीं करते थे। He is thankful to the West for many a thing that he has learned from Western literature, क्योंकि वह बताए थे कि मैं दूसरे देश से नफरत नहीं करता हूं, दूसरे देश की सभ्यता से नफरत नहीं करता हूं। मेरे देश में जो सभ्यता है हमारे देश को अच्छा लगता है, दूसरे देश में जो सभ्यता है उसको अच्छा लगता है, तो मैं उससे नफरत नहीं करता हूं। इसलिए क्योंकि वहां के भी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लिटरेचर है उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए दिया है। तो ये आंसर हो गया। तो कहता है व्हाई इज ही थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन? ही इज नो हेटर ऑफ द वेस्ट। महात्मा गांधी कौन? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो थे वह वेस्ट से नफरत नहीं करते थे, वह शुक्रिया अदा करते हैं पश्चिमी सभ्यताओं का फॉर मेनी थिंग, इसलिए क्योंकि दैट ही हैज लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, क्योंकि पश्चिमी देश के जो साहित्यकार थे उनसे भी महात्मा गांधी ने बहुत कुछ सीखे थे। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। पहला पॉइंट कंप्लीट है। जल्दी से कमेंट्स दो, पहला पॉइंट कंप्लीट है। चलो बहुत अच्छा।
पहला प्रॉब्लम क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दीजिए। एक ले सकते हो मैडम, आप फास्ट में जाएंगे, जल्दी से जुड़ जाओ सभी, कल बता दिया गया था। तो ये देखो ये पहला नंबर का क्वेश्चन हो गया, व्हाई इज ही थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे वह अपने घर में ही खुशी का जिंदगी जीते थे। वजह क्या था, क्यों वह अपने घर में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहते थे, अच्छे तरीके से जिंदगी जीना चाहते थे, इस पर आधारित है। तो ये पॉइंट किससे लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। गांधी जी इन्हीं ऐसे गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर निबंध में बताए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सेज, उसमें उन्होंने कहते हैं, उन्होंने बतलाया कि दैट आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे जो पूर्वज हैं वह अपने घर के सच्चे नियमों में रह करके एंजॉय करते हैं, मस्ती में रहते हैं। रूल एवरीवन फॉलोड देयर ऑक्यूपेशन ऑनेस्टली, और वह ईमानदारी पूर्वक अपने व्यवसाय को चलाते हैं। और द कॉमन प्रैक्टिसेस वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, और फिर वह इस बात से भी रूबरू कराते हैं कि पहले जमाने में जो थे वह कोर्ट कचहरी नहीं होता था, अर्थात थोड़ा सा जो समस्या होता था वह गांव में ही सुलझ जाते थे। तो इसीलिए यह बात बतलाते हैं, द कॉमन पीपल प्रैक्टिस वाज टू अवॉइड कोर्ट, वह लोग जो थे वह कोर्ट कचहरी से दूर रहा करते थे, एक दूसरे से मिल करके रहते थे। द कॉमन पीपल एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और वे लोग जो थे हमारे पूर्वज वह इंडिपेंडेंटली रहते थे, मतलब पूर्ण रूप से आजाद रहते थे और अपना व्यवसाय को चलाते थे, खेती करते थे और उसमें वह जिंदगी जीते थे। तो दे एंजॉयड द ट्रू होम रूल, इस माध्यम से वह अपने गांव में ही रहा करते थे और वह खुशी का जिंदगी जीते थे। दूसरा आंसर क्लियर हो गया होगा। देखो दूसरा आंसर क्या कहता है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज अपने छोटे से घर में खुशी का जिंदगी जीते थे, ऐसा कैसे कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि गांधी जी अपने निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बतलाए कि हमारे जो पूर्वज थे वह अच्छे तरीके से अपने घर में रहा करते थे, वो अपने व्यवसाय को चलाते थे और ईमानदारी पूर्वक अपना घर के हर सदस्य से मिलजुल करके रहा करते थे, ये पूर्वज थे। फिर कहते थे कॉमन पीपल प्रैक्टिस टू अवॉइड कोर्ट्स, कॉमन पीपल जो थे उनको जो मैंने कहा जाए तो पूर्वज जो हमारे थे उस तरीके के, जिस तरीके से आज बहुत ज्यादा तांडव मचते हैं उस तरीके का पूर्व जमानों में नहीं था, इसलिए वो लोग अपने छोटे से घर में खुश रहते थे और वो लोग आजादी रूप से अपना व्यवसाय को चलाते थे और वह अपने छोटे से घर में खुश रहते थे। दूसरा पॉइंट पूरा क्लियर है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कहता है, व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए, इस पर बात करें तो इस पर आंसर दिया, ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट his people have placed in him by electing him to the highest office in the land। मतलब वह इसमें बतलाना चाहते हैं वह बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके अपने देश के सबसे बड़े ऑफिस में बिठाया, अर्थात लोगों ने चुन करके उन्हें राष्ट्रपति के पद को सौंपा, इसलिए वह लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट है, जल्दी से क्लियर करते चले जाओ या स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तीसरा पॉइंट कंप्लीट है। व्हाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड? डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने देशवासियों से बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने उन्हें चुने और चुन करके अपने देश के सबसे बड़े हाईएस्ट ऑफिस, सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़े ऑफिस में उनको बिठाए। फिर उसके बाद चौथा नंबर कहते हैं व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? शिक्षा को बढ़ावा देना क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब व्यवसाय नहीं होगा, शिक्षा का बढ़ावा देने का सेंस होगा। तो यहाँ पे अर्थ आ गया क्या? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का बढ़ावा देने का मतलब क्या है? तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार से द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का बढ़ावा देना, शुड बी द ग्रोथ ऑफ द नेशन, नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। यदि लोगों में शिक्षा का बढ़ावा आ जाता है तो हमारे राष्ट्र सांस्कृतिक जो है और हमारे राष्ट्र के लोगों का चरित्र जो है वह धीरे धीरे डेवलप करता चला जाएगा, विकास करता चला जाएगा। इसका कहने का यह मतलब है। चौथा क्वेश्चन क्या कहा? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का बढ़ावा का मतलब क्या है? शिक्षा का बढ़ावा का मतलब क्या है? ये बातें किन्होंने बताए? तो ये बातें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भारत इज माय होम स्पीच में बताए थे। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार से द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड द नेशनल कैरेक्टर। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार से शिक्षा का बढ़ावा हमारे देश के विकास को बढ़ाएगा, शिक्षा का बढ़ावा हमारे देश के लोगों के चरित्र को बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है वेयर डिड नानू काका गो टू मीट द मिनिस्टर एंड विथ हू? अब यहां पे सवाल है वेयर डिड नानू काका कहां गए थे मंत्री से मिलने के लिए और किनके साथ गए थे? नानू काका कहां गए थे मंत्री से मिलने के लिए और किनके साथ मिलने के लिए गए थे? तो नानू काका वेंट टू द नॉर्थ ब्लॉक टू मीट द मिनिस्टर। नानू काका कहां गए थे? तो नॉर्थ ब्लॉक गए थे। नानू काका वेंट टू द नॉर्थ ब्लॉक टू मीट द मिनिस्टर अलोंग विद द राइटर। किनके साथ? तो लेखक के साथ, मनोहर मालवंकर के साथ। हु हैड टू टेक 2 days leave from the office at the insistence of his mother। वो अपने माँ से वो अपने माँ के कहने पर छुट्टी लिए थे 2 दिन का और नानू काका को लेकर के गए थे घुमाने के लिए। कहां? तो नॉर्थ ब्लॉक आने के लिए। नानू काका वेंट टू नॉर्थ ब्लॉक, नानू काका नॉर्थ ब्लॉक गए टू मीट द मिनिस्टर से मिलने के लिए along with the राइटर लेखक के साथ। who had to take 2 days leave, जो छुट्टी लिए, leave from the office, 2 दिन का ऑफिस से छुट्टी लिए at the insistence of his mother, उनके मां के कहने पर। 5वां नंबर क्लियर हो गया होगा। तो 5वां नंबर कहता है where did नानू काका go to meet the minister and with whom? अब उसके बाद कहता है कि दिस इज आवर होप, आई हैव ए ड्रीम। व्हाट इज द होप? आई हैव ए ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या आशा दिलाना चाहते हैं? व्हाट इज द होप? उनका आशा क्या है? क्लियर करना है इसको। तो इसमें क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर होप दैट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आशा करते हैं दैट द फ्रीडम विल रिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। मतलब हर, कंट्री का मतलब यहाँ पे देश नहीं आएगा बल्कि हर गांव, हर क्षेत्र जहां पे नेग्रो लोग रहते थे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये आशा है कि आजादी की घंटी हर क्षेत्र, हर कोने से आएगी, हर कोने में आजादी की घंटी की आवाज सुनाई देगी। He has a hope that, उसका एक आशा है कि नेग्रोस विल गेट द राइट टू लिव विद द व्हाइट्स, कि नेग्रो लोग जो हैं वह व्हाइट पीपल के साथ अच्छे तरीके से अधिकार लेकर के रहेंगे।
ही हैज ए होप दैट, उसका एक आशा है कि दैट नेग्रो विल बी फ्री वन डे, एक दिन ऐसा आएगा कि नेग्रो लोग पूर्ण रूप से आजाद हो जाएंगे। ये पॉइंट होगा। 6 नंबर में कहता है दिस इज आवर होप। दिस इज आवर होप का मतलब हमारी आशा क्या है? आई हैव ए ड्रीम कहां से मैटर है? तो आई हैव ए ड्रीम से। व्हाट इज द होप? आशा उनका क्या है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर होप्स दैट, वह बतलाते हैं इस बात का कि फ्रीडम विल रिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, मतलब देश के हर कोने से, हर हिस्से से आजादी की घंटी की आवाज सुनाई देगी। ही हैज ए होप, उसके पास एक ऐसा आशा है कि दैट नेग्रो विल गेट द राइट, नेग्रो जो है वह अपना अधिकार प्राप्त करेंगे, टू लिव विथ द व्हाइट्स, गोरे लोगों से वह अपना अधिकार प्राप्त करेंगे और एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। ही हैज ए होप दैट नेग्रो विल बी फ्री वन डे, उसके पास एक ऐसा आशा है कि नेग्रो एक ना एक दिन आजाद हो जाएंगे। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन इसी का, अगला क्वेश्चन मेटर, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू। यदि अमेरिका, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका को एक अच्छा राष्ट्र बनना है तो व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो क्या सच्चाई होगा, क्या सच्चाई का उन्हें सामना करना पड़ेगा, इस तरीके की बातों को वह बतलाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार से इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका अपने आप में एक महान देश बनना चाहता है, महान राष्ट्र बनना चाहता है, तो द नेग्रो शुड बी गिवन देयर राइट्स, तो नेग्रो को उनका अधिकार दे देना चाहिए। फिर कहते हैं इट विल क्रिएट हार्मनी इनसाइड द कंट्री, इट विल क्रिएट हार्मनी इनसाइड द कंट्री, क्योंकि अगर उनको अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो देश में जगह सिर्फ दिक्कतें मिलती है। तो अमेरिका विल बी अ स्ट्रॉन्गर कंट्री इन दिस वे, यदि अमेरिका नेग्रो लोगों को आजादी दे देता है तो अमेरिका विल बी अ स्ट्रॉन्गर कंट्री इन दिस वे, इस तरीके से अमेरिका एक मजबूत देश बन सकता है। क्या कहा? इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, यदि अमेरिका एक महान राष्ट्र बनने वाला है, बनना चाहता है, तो व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो क्या सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसे। तो इसमें देखो बताया गया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार से अमेरिका एक महान राष्ट्र यदि बनने वाला है तो नेग्रो को उनका अधिकार देना पड़ेगा, वहां के जो ब्लैक लोग हैं उनको अधिकार देना होगा। इट विल क्रिएट हार्मनी इनसाइड द कंट्री, जगह उनको अधिकार है किसका? तो नेग्रो लोगों का, उनको अधिकार देना होगा। तो अमेरिका जो है यह एक स्ट्रॉन्गर कंट्री बन सकता है और देश के मुताबिक मजबूत देश बन सकता है। और वही हुआ कि जब नेग्रो लोगों को अमेरिका के लोगों ने, व्हाइट पीपल ने अधिकार दे दिया तो उसके बाद से अमेरिका बहुत आगे निकल गया और देश के मुताबिक। उसके बाद अगला कहता है क्वेश्चन कि व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में आग क्या भूमिका निभाता है। हमारे व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में आग का भूमिका क्या था। और अभी आग हमारे अपने आप में जो हम काम करते हैं आग के माध्यम से, वह क्या भूमिका निभाता है उसके बारे में बताने के बोल रहे हैं। देखो इसमें कहा द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार, प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, एक माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हुआ, अर्थात हमारे डेवलपमेंट में सबसे बड़ा भूमिका अगर निभाया तो यह साबित करता है कि वो किसने निभाया, तो फायर ने। द इन्वेंशन ऑफ द फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे जिंदगी के विकास में बहुत बड़ा योगदान आग का है। वी बिगेन टू फ्राई आवर फूड, इसके माध्यम से वी बिगेन टू फ्राई आवर फूड, हम लोग अपने भोजन को तलने लगे। इट एक्वाइंटेड अस विथ
क्रिएटिंग लाइट इन डार्कनेस एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम विल्ड एनिमल्स। और आग के वजह से हम लोग लाइट को बनाए, जो अंधेरे से, मतलब आग के वजह से अंधेरे से हमें प्रकाश मिला, और इस आग का पूर्वजों ने अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए यूज किया। लेटर ऑन, उसके बाद, इट रिजल्टेड इन द आर्ट ऑफ कुकरी, अर्थात इसके बाद उसी आग का उपयोग भोजन बनाने में किया जाने लगा। और आज बिना आग का हम लोग भोजन नहीं बना सकते, अर्थात पूर्व जमाने में भी और अभी भी आग का बहुत बड़ा भूमिका हमारे जीवन को विकास करने में है। ये कंप्लीट हो गया होगा। व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, हमारे जीवन के विकास में आग का भूमिका के बारे में बताइए। तो हमारे जीवन में आग का भूमिका बहुत बड़ा है। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे जीवन के विकास में आग यह सिद्ध किया है कि बहुत बड़ा योगदान उनका है। हम लोगों ने इसी के माध्यम से भोजन को तलना सीखा, इसी के माध्यम से हम लोगों ने अंधेरे से प्रकाश में मतलब जो है अंधेरा जो था वो प्रकाश में बदला, और पूर्व जमाने के लोग आग से अपने आप को जंगली जानवरों से बचाए। उसके बाद यह इट रिजल्ट्स इन द आर्ट ऑफ कुकरी, और यह रिजल्ट हमारे सामने है कि आज हम लोग भोजन पकाने में आग का यूज करते हैं, वह हमारी एक कला है। अब कहता है अगला क्वेश्चन कि व्हाई डिड सबई वांडर अबाउट टाउन, व्हाई डिड सबई वांडर अबाउट टाउन, क्या मिला आंसर? इट वॉज सबईज हॉबी टू वांडर अबाउट द टाउन मोस्ट ऑलमोस्ट डेली लुकिंग फॉर गॉड्स। क्या कहा कि व्हाई डिड सबई वांडर अबाउट द टाउन, सबई शहर में जगह जगह पर क्यों भटकते रहते थे, सबई जगह जगह पर क्यों भटकते रहते थे? सबई जगह जगह पर क्यों भटकते थे? तो इसलिए इट वॉज सबई हॉबी, उसका भटकना, सबई का शहर में जगह जगह भटकना उसका एक शौक था। टू वॉन्डर अबाउट द टाउन ऑलमोस्ट डेली लुकिंग फॉर द गॉड, वह किस काम से? तो वह कद्दू की तलाश में सड़क में जहां था, वह कद्दू की तलाश में शहर में जहां था भटकता रहता। He was, इसलिए वह भटकता रहता क्योंकि he was deeply interested in buying and collecting it from the market, क्योंकि वह उस कद्दू में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, उसको खरीद लेता था, एक जगह कलेक्ट कर लेता था मार्केट से, एंड अरेंज इट ऑन द वॉल ऑफ हिज हाउस, और फिर उसके बाद वह आता था और आने के बाद जो है वह धागा से बांध देता था और अपने घर के दीवार में लटका देता था। ऐसे तो बताया गया था उस टाइम कि जब वह आता था तो कद्दू को एकत्रित कर लेता था और उसका ऊपरला हिस्से को काट देता था और उसके माध्यम उसमें से बीज को निकालता था, वो भी है। और यहाँ पे मैटर्स लिखा गया ये कि सबई शहर में जगह जगह पर टहलते थे, तो क्या था इसमें? इट वाज सबईज हॉबी टू वांडर अबाउट द टाउन, सबई का यह शौक था कि वह शहर में जहां था भटकता था। ऑलमोस्ट डेली मतलब लगभग रोज रोज, लुकिंग फॉर द गॉड, कद्दू की तलाश में। He was deeply interested in buying and collecting it from the market. वह बाजार से कद्दू को खरीदता, एक जगह लाता, कलेक्ट करता, एकत्रित करता, एंड अरेंज इट ऑन द वॉल ऑफ हिज हाउस, और वह अपने घर के दीवार में धागा से बांधकर लटका देता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड सबई टीचर बिकम एंग्री विथ हिम, सबई के शिक्षक जो थे वह सबई के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित क्यों हुए? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड सबई टीचर बिकम एंग्री विथ हिम, सबई के शिक्षक सबई पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए।
Savai's teacher became angry with him because during the class period Savai was never separated from his new god. He even took it along to school. Savai के शिक्षक सबई के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास पीरियड, चलते क्लास के समय में, सबई वाज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, उन्होंने जो नए कद्दू को खरीदा था वह कद्दू को सेपरेट नहीं कर पाया, इसलिए ही इवन टुक इट अलोंग टू स्कूल, वह ले करके उसको स्कूल चला गया, एंड यूज्ड टू पॉलिश, और वह पॉलिश करने लगा अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, क्लास के ही समय में वह डेस्क के नीचे कद्दू को पॉलिश करने लगा, इसलिए उसके शिक्षक उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। मैटर क्लियर हो गया होगा 10वां नंबर का क्वेश्चन, कि सबई के शिक्षक बहुत ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने जो नया कद्दू खरीदे थे उसको वह सेपरेट नहीं कर पाए थे, और जब सेपरेट नहीं कर पाए थे तो वह उसको लेकर के ही साथ में ही लेकर के स्कूल में चले गए, और स्कूल में बैठ करके डेस्क के नीचे वह कद्दू को पॉलिश करने लगा था, इसीलिए शिक्षक उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। अब कहता है हाउ आर, दूसरा क्वेश्चन अगला, हाउ आर द बांग्लादेशी चिल्ड्रेन लुक्ड आफ्टर, बांग्लादेश में किस तरीके से बच्चे का देखरेख किया जाता है, बांग्लादेश में बच्चे का देखरेख कैसे किया जाता है। हाउ आर द बांग्लादेशी चिल्ड्रेन लुक्ड आफ्टर, बांग्लादेश में बच्चे का देखरेख कैसे होता है, तो कहता है द बांग्लादेशी चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली ज्वाइंटली, बांग्लादेश में पूरा परिवार ज्वाइंट हो करके बच्चे का देखरेख करते हैं। बाय द होल फैमिली ज्वाइंटली, पूरा एक दूसरे से जुड़े हुए परिवार रहते हैं और वह सब मिलकर के बच्चे का देखरेख करते हैं। वन ऑफ द वुमेन गिव्स देम देयर बाथ, उनमें से कोई महिला होते हैं जो उन्हें स्नान करवाते हैं। द अदर फीड्स देम, कोई अलग होते हैं जो उनको खिलाते हैं। द चिल्ड्रेन ज्वाइंटली प्ले विद द सिंपल थिंग्स, और वह सभी बच्चे जो भी हैं एक दूसरे के साथ मिल करके साधारण चीजों के साथ खेलते हैं। दैट दे आर हैंडेड ओवर बाय देयर पेरेंट्स, और फिर ये पेरेंट्स के द्वारा जो भी बच्चे को खिलौने सब दिए जाते हैं उसके भी माध्यम से वह खेलते हैं। दे डोंट नीड एक्सपेंसिव टॉयज टू प्ले विथ, और बांग्लादेश में बच्चे को कुछ अलग खिलौने नहीं होता है, जनरली जो खिलौना मिला उसी के माध्यम से वो खेलते हैं। ऑल ऑफ देम टुगेदर लिसन टू स्टोरीज टोल्ड बाय देयर आंट्स, और फिर उनके जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा जो कहानी सुनाए जाते हैं उस कहानी को सुन सुन करके बच्चे एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। एंड इट इज क्वाइट कॉमन टू कॉल देम, और फिर उन्हें बच्चे को बोलने के लिए, चलने के लिए, हंसने के लिए सिखाया जाता है, जैसे किसी को बड़ी माँ किसी को छोटी माँ, इस तरीके से बोलने के लिए बुजुर्गों के द्वारा बच्चे को बच्चे में ही सिखाया जाता है कि ये कौन है, ये तुम्हारे कौन लगेंगे। इस तरीके से पूरे परिवार के साथ बच्चे का देखरेख होता है। तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा। हाउ आर द बांग्लादेशी चिल्ड्रेन लुक्ड आफ्टर, बांग्लादेश में बच्चे का देखरेख कैसे किया जाता है, तो बांग्लादेश में बच्चे का देखरेख पूरा परिवार के साथ किया जाता है। एक ज्वाइंट की घर के जो और महिलाएं होते हैं, कोई खाना खिलाते हैं, कोई उनको नहलाते हैं, और बच्चे को उनके गार्जियंस के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा जिस तरीके का खिलौना को दिया जाता है उसी में बच्चे खुश रहते हैं, उसको अलग तरीके के खिलौने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कहा कि दे डोंट नीड एक्सपेंसिव टॉयज टू प्ले विथ, बच्चे को अलग तरीके का कोई आकर्षक खिलौने की आवश्यकता नहीं होते हैं। और जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा जो स्टोरी सुनाए जाते हैं, कहानियां सुनाए जाते हैं, उससे सुन करके बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और इट इज क्वाइट कॉमन टू कॉल देम, और उनको धीरे धीरे साधारण तरीके से सिखाया जाता है बुजुर्गों के द्वारा कि रिलेटिव को क्या कहना है। तो बच्चे धीरे धीरे इस तरीके से परवरिश में बड़े होते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि एक बच्चे का देखरेख किस तरीके से होता है, तो एक बच्चे का देखरेख पूरा परिवार के साथ होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि शुड द प्रेस एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम, क्या प्रेस को पूरा कंप्लीट आजाद होना चाहिए, प्रेस को पूरा आजाद होना चाहिए। हाउ फ्री इज द प्रेस में हम लोगों ने पढ़े थे, प्रेस को क्या आजाद होना चाहिए, तो यहां पे कहता है ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र का एक वॉच करने वाला, वफादार देखरेख करने वाला प्रेस है, इसको आजाद होना जरूरी है, प्रेस आजाद होना जरूरी है। इन नॉर्मल टाइम्स, साधारण, द प्रेस शुड बी एब्सोल्युटली फ्री, प्रेस को वास्तव में आजाद होना चाहिए, बट वी शुड सी, लेकिन हम लोगों को भी चाहिए, थ्रू द इंटरनल censorship that imposes on its readers, और जैसे रीडर्स को भी जो रीड करते हैं, मतलब न्यूज़पेपर्स जो हमारे लोगों तक आते हैं, उसके माध्यम से जो भी इनका इंटरनल होता है, इंटरनल का सेंस इसमें आ जाएगा कि सबसे पहले तो ये बात को यहाँ पे जानना होगा कि किसी भी हाल में फ्रीडम देना पड़ता है और देना चाहिए प्रेस को, क्योंकि प्रेस के माध्यम से हमारा जो प्रजातंत्र का लोग है, हमारा जो समाज है, उस समाज के बातों को हम गवर्नमेंट तक, और गवर्नमेंट की बातों को समाज तक लाने का बीच का मुद्दा होता है कौन, तो प्रेस होता है। इसलिए प्रेस को फ्री होना जरूरी है, वह जगह जगह पर जा करके एक दूसरे का विचार लेकर के सरकार तक देते हैं और सरकार के विचार को लेकर के जनता तक देते हैं। ये काम तो इसलिए इसमें आ जाएगा। तो अब यहाँ पे है, ए फ्री एंड फेयर प्लेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का एक देख रेख करने वाला कौन है, तो वास्तव में प्रेस होता है। फिर कहता है इन नॉर्मल टाइम्स, अभी के समय में, द प्रेस शुड बी एब्सोल्युटली फ्री, प्रेस को आजाद रहना एकदम जरूरी है। वी शुड सी थ्रू द इंटरनल कॉन्सरशिप दैट इट इम्पोजेस ऑन इट्स रीडर, और यह फिर पढ़ने वालों पर भी निर्भर करता है। जो प्रेस छापा जाता है कि रीडर किस तरीके का है, उस तरीके के अनुसार से पेपर को छापा जाता है। जैसे कोई रीडर्स होते हैं जो समाज के बातों को पढ़ते हैं, कोई रीडर्स होते हैं जो इंटरनेशनल पढ़ते हैं, कोई रीडर्स होते हैं जो खेल पृष्ठ को पढ़ते हैं, तो उस तरीके की बातों को वह छापते हैं। द प्रेस कैन क्रिएट दिस कंटेंट अमंग पीपल, जो प्रेस होते हैं वह लोगों के बीच एक माहौल तैयार करते हैं और लोगों का खबर सरकार तक और सरकार के बातों को लोगों तक लाते हैं। इनसाइट देम टू रिबेलियन एंड हैम्पर द स्विफ्ट इमरजेंसी मेथड ड्यूरिंग वार टाइम। अब फिर बताया जाता है कि एक समय जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध चलने के दौरान बी अलाउड टू एंजॉय एब्सोल्युटली फ्रीडम, तो इसके माध्यम से ये बताया जाता है कि प्रेस को उतना भी आजादी ना दे दिया जाए जिसके माध्यम से वह मिस रिप्रेजेंटेशन दिखाने लगे। अर्थात प्रेस को फ्री रहना जरूरी है, लेकिन वैसे प्रेस को पूरा आजादी ना दे दिया जाए जिसके माध्यम से वह अपने आप में एक अलग तरीके का खुद को समझने लगे। तो इसका पूर्ण रूप से कहने का यह मतलब है कि प्रेस को फ्री रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, तो डेमोक्रेटिक हमारे समाज का एक ऐसा बीच का स्तर है जो वो लोगों के बातों को सरकार तक और सरकार की बातों को लोगों तक देने का मीडियम है, एक माध्यम है। लेकिन उसको उतना भी आजादी नहीं दे दिया जाना चाहिए जिसके माध्यम से वह मिस रिप्रेजेंटेशन करे। तो यहां तक ये कंप्लीट है। उसके बाद कहता है व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंड्स।
What did Benji understand about the business of hens? बेंजी मुर्गियों के बिजनेस के बारे में क्या जानते थे? बेंजी मुर्गियों के बिजनेस के बारे में क्या जानते थे? तो यहां पे सवाल है, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंस। बेंजी हैंस मुर्गियों के बिजनेस के बारे में अच्छे तरीके से सब कुछ समझते थे। दैट ले एग्स एंड एग्स कुड बी सोल्ड टू कस्टमर्स, वह अंडे को बेचा करते थे और कस्टमर से, एंड मनी फ्रॉम दीज एग्स, और वह उस कस्टमर से पैसे कमाते थे। वाज पुट केयरफुली, और वह पैसे को ध्यान पूर्वक रखा करते थे। ऑलमोस्ट रिलीजियसली, एकदम धार्मिक तौर तरीके से। इनटू अ लार्ज वाइट बेसिन, और वह एक बेसिन था, उस बेसिन में वह पैसे को रखा करते थे। दैट स्टूड ऑन द टॉप शेप ऑफ द किचन कपबोर्ड। किचन में जो एक ताखा टाइप का था, उसके ऊपर उन्होंने एक बेसिन बना दिया था, एक बड़ा सा बेसिन था, उसी में वह पैसे को रखा करता था। तो यहां पे सवाल है कि बेंजी मुर्गी के बिजनेस के बारे में क्या जानते थे? तो बेंजी मुर्गी के बिजनेस के बारे में सिर्फ ये जानते थे कि वो अंडा देते हैं और अंडे के माध्यम से वह पैसे कमाते थे, और वह पैसे को अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक रखा करते थे। और वह जो रखा करते थे, वो जो जगह, उसका नाम क्या था? किचन कप बोर्ड, मतलब किचन में जो उन्होंने स्थान बनाया था बेसिन, तो वह किचन में रखा करते थे उसको। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंस? बिजनेस मतलब बेंजी जो है वह मुर्गियों के बिजनेस के बारे में क्या जानते थे? तो उसका ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है, व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस? बेंजी फ्लोरेंस से शादी करना क्यों चाहते थे? सवाल है, व्हाट डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस? बेंजी जो है वह फ्लोरेंस से शादी करना क्यों चाहते थे? तो बेंजी इसलिए शादी करना चाहते थे, बेंजी डिड नॉट नीड अ डिस्टिंग्विश्ड इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा आकर्षक और तेज तर्रार लड़की की आवश्यकता नहीं था। नीडेड अ वुमेन, उसको एक ऐसी महिला की आवश्यकता था, टू हेल्प हिम इन हिज वर्क, जो उसके काम में मदद कर सके, ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, जो वह पोल्ट्री फार्मिंग करते थे उसमें वह काम दे सके, वह उसमें सहायता दे सके, वैसे उसको जरूरत था। सो ही डिसाइडेड टू मैरी फ्लोरेंस, इसलिए उन्होंने फ्लोरेंस से शादी करने के लिए सोचा। तो ये मैटर हो गया, क्लियर हो गया होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन था, व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस? बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी क्यों करना चाहते थे? तो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उसको एक बहुत सुंदर और तेज तर्रार लड़की की आवश्यकता नहीं था। उनको ऐसे जरूरत था जो उनके पोल्ट्री फार्मिंग के काम में सहायता कर सके, इसलिए उन्होंने फैसला किया उन्हें फ्लोरेंस से ही शादी करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि व्हाट डज शी से अबाउट इंडियन पेशेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन? ये कौन से चैप्टर से है? तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। इसमें है कि व्हाट डज शी से, उन्होंने क्या बतलाई इंडियन पेशेंट्स मतलब किसान, कि भारतीय किसान के बारे में और उनके बच्चे के बारे में। भारतीय किसान के बारे में और बच्चे के बारे में क्या बतलाए पैरालेस बक ने? तो सी सेज, वह बतलाती हैं कि कहती हैं कि दैट इंडियन पेशेंट्स, भारत के जो किसान हैं, आर पुअरर देन देयर चाइनीज काउंटर पार्ट्स, बोलते हैं कि चीन के जो किसान हैं उसके तुलना में इंडिया के जो किसान हैं वो गरीब हैं। दे आर पोवर्टी स्ट्रिकन
वो जो है गरीबी रेखा में जीते हैं। हमारे हिंदुस्तान के किसान का तुलना चीन के किसान से किया गया तो पाया गया कि हिंदुस्तान का जो किसान है वो चीन के किसान के तुलना में क्या है, पुअरर है। Their children are big bellied with sunken eyes, more skeletons, मतलब उनके कहने का अर्थ है कि उनके जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार होते हैं, बहुत दिक्कत है। मतलब देखिए उस समय हिंदुस्तान वह आई थी जिस समय हमारा हिंदुस्तान गुलाम था, और गुलामी में किस तरीके का हाल होता है उन्होंने हर बातों को बतलाते हुए इस बातों को दर्शाए थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो किसान है वो चीन के किसान के मुताबिक क्या है, गरीब है, और हमारे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार है, उनका पेट बड़ा है, उनका आंख फंसा हुआ है, तरह तरह का समस्या था। इसीलिए उन्होंने ऐसा तुलना दिया कि हिंदुस्तान का किसान चीन के किसान से गरीब है और उनके बच्चे जो हैं वो बहुत तरह तरह से पीड़ित है, ऐसा उन्होंने बताए थे। मैटर ये भी क्लियर हो गया होगा। व्हाट डज शी से अबाउट इंडियन पेशेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, उन्होंने भारतीय किसान और उनके बच्चे के बारे में क्या कहे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वो कहता है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डॉग्स ऑफ नतालिया एंड लोमोव। इंपॉर्टेंट, नतालिया और लोमोव का जो डॉग था उनका क्या नाम। आंसर है नतालियाज डॉग इज नेम्ड लिप, नतालिया के डॉग का नाम लिप, वेयर एज यहां द नेम ऑफ द लोमोव इज गेस, लोमोव का कुत्ता का नाम था गेस और नतालिया के कुत्ता का नाम था लिप। आंसर क्लियर है, नतालिया के डॉग का नाम क्या था, लिप, और यहां की लोमोव का गेस। What makes a man powerful, उन्होंने बताया, ये सवाल यहां से है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सवाल होगा 17 नंबर। सवाल है व्हाट मैक्स अ मैन पावरफुल, क्या मनुष्य के या आदमी के शक्ति को कमजोर करता है। मैन कैन नॉट रिटेंट और एड टू हिज हैप्पीनेस, अब बताया गया, उसमें बता रहे थे स्वीटेस्ट लव में जॉन डन अपने प्रेमिका को समझाते हैं और उसमें ये बताया था कि किसी परिस्थिति में हम हो तो हम समय में कोई समय को जोड़ नहीं सकते और समय से किसी समय को निकाल नहीं सकते। मतलब खुशी के समय में चाहे खुशी दे करके गम ले लें या फिर चाहे गम के समय में गम दे करके खुशी ले लें, तो वैसा टाइम में लेन देन संभव नहीं है। वो मनुष्य के पावर को फिबल कर देता है, कमजोर कर देता है। मैन कैन नॉट रिटेन और एड टू हिज हैप्पीनेस, मानव अपने समय को या खुशियों को ना ही तो जोड़ सकता ना ही तो उससे निकाल सकता है। बट ही ऑलवेज एक्सएजरेट्स हिज मिसफॉर्चुनेट्स, वह हमेशा अपने किस्मत के अनुसार से ही चलता है। He continuously mourns and cries over his grief, वह अपने दुख पर चिल्लाता रहता है, वह अपने दुख के बारे में सोचता रहता है, लेकिन वह टाइम से टाइम को ना ही तो निकाल पाता है और ना ही तो टाइम को टाइम में जोड़ पाता है। दस वीकनेस हिज पावर, इस तरीके से मनुष्य की शक्ति समय के सामने छीन पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। ये सवाल है कि मनुष्य की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, मतलब मनुष्य कितनों भी चाह ले तो ना ही तो समय में वह समय को जोड़ सकते हैं, ना ही तो वह समय में से समय को निकाल सकते हैं। अर्थात मनुष्य को समय के अनुसार से चलना पड़ता है, समय मनुष्य के अनुसार से नहीं चल सकता। इस माध्यम से समय के सामने मनुष्य बहुत कमजोर पड़ जाता है। अब उसके बाद दूसरा कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज ही वांट टू डू विथ
किड्स एंड स्कूल्स। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में व्हाट डज ही वांट्स टू डू विथ, मतलब जो है क्रिट्स धर्म पर आधारित, और जो उनका स्कूल्स है, एजुकेशन है, उस पर उनको किस तरीके का शिक्षा मिला, क्या वह बतलाना चाहते हैं। वह बतलाना चाहते हैं he wants to do away with all the creeds and schools of the world। वह चाहते हैं कि हमें जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान धर्म पर आधारित या फिर शिक्षा पर आधारित, मतलब उन्होंने ये बातों को बताया कि जो हमें ज्ञान धर्म पर आधारित मिला है उसे मैं अपने आप से और दुनिया से अलग कर देना चाहता हूं, क्योंकि दे क्रिएट डिविजन्स एमंग अस, क्योंकि यह जो क्रिएट है, यह धर्म है, यह हम लोगों के बीच डिवीजन को दर्शाता है, यह हमारे बीच दरार को दर्शाता है, यह हमारे बीच अलगाव को दर्शाता है। ही हैज सेंट रिगार्ड फॉर देम, वह इस चीज का रिगार्ड करना चाहते हैं, वह इस चीज को भुला देना चाहते हैं कि जो हमारा धर्म है उस चीज को ना लेके चलें, जो हमारा जात पात है उस चीज को ना लेके चलें। उन्होंने बताया था कि हमारा ब्लड एक जैसा है, हमारा जो ब्लड है वह रेड है, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, तो हम लोग ब्लड वाले हैं, तो हमें धर्म पर जाना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें ये जो मिला है क्रीड्स का, धर्म का ज्ञान, मैं इसको भुला देना चाहता हूं। तो व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रीड्स एंड स्कूल, क्रीड्स उसके ज्ञान से वह क्या करना चाहते हैं, मतलब वह क्या बतलाना चाहते हैं। वेल्ट विटमैन ज्ञान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से इस बात को बताना चाहते हैं कि हमारा ये धर्म है, इस पर हमें एकदम नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये ऐसा है कि हमें ये डिवीजन कर देता है, हमें ये अलग अलग कर देता है, इसलिए हम इसको भुला देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सवाल है, हु प्लग्स अस फ्रॉम रियल डिलाइट, वास्तविक खुशियों से हमें दूर कौन करता है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, वास्तविक खुशियों से हमें दूर कौन करता है, तो वास्तविक खुशियों से हमें दूर करता है विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स, यमदूत कहता है इट इज द विस्परिंग नेबर्स, या विस्परिंग नेबर्स होता है, यमदूत होता है। लेफ्ट एंड राइट, जो हमारे लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं हमेशा उपस्थित रहते हैं। Who plug us from the real delight, जो वास्तव में हमारी खुशियों से दूर करते हैं हमें। They talk death and spoil the joy of life, वह इंसान की जिंदगी का हर खुशियां और दुखियां छीन लेता है, अर्थात इंसान को मृत बना देता है। Who plug us from the real delight, वास्तविक खुशियों से कौन दूर करते हैं, तो वास्तविक खुशियों से कौन दूर करते हैं, whispering neighbors, जो हमारे लेफ्ट एंड राइट में रहते हैं, और वह हमें वास्तविक खुशियों से दूर करते हैं, और वह एक दिन इंसान को स्पॉइल कर देता है और उनकी खुशियों को छीन लेता है, और इंसान को एक दिन मृत बना देता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इन व्हाट सेंस डज द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटम, ऑटम से सूर्य क्या कॉन्स्पायर करता है, क्या मीटिंग बनाता है, क्या एक दूसरे से बात करता है। कौन कौन, ऑटम शरद ऋतु और सूर्य एक दूसरे से क्या बातचीत करता है। तो दोनों में बातचीत ये है कि द सन कॉन्स्पायर्स विथ प्लांट्स एंड ट्रीज विथ abundance of fruit and ripen the fruit to the core, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के यह षड्यंत्र रचते हैं, बातचीत करते हैं कि लोड प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे को, वृक्ष को, सब ट्रीज को, एविडेंस ऑफ फ्रूट्स, फलों से लाद देना है, एंड रैपन, पकाना है फ्रूट को, फल को पकाना है, टू द कोर, कोर तक, ऊपर से लेके निचले एकदम कोर तक, और निचले कोर से लेके एकदम ऊपरले कोर तक पूरा का पूरा पकाना है। ये दोनों एक दूसरे से षड्यंत्र रचते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस,
किस चैप्टर से सवाल है? तो ये चैप्टर है एन एपिटाफ, राइटर वेल्टर डेलामेयर। तो व्हाट डज द पोएट मीन बाय ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस? लेखक के कहने का क्या मतलब है कि सुंदरता छुप जाती है, सुंदरता पासेस कर जाती है। अकॉर्डिंग टू वेल्टर डेलामेयर के अनुसार से फिजिकल ब्यूटी ट्रांसिस्टेंट, फिजिकल बॉडी मतलब बनावटी खुशियां, ये बनावटी चेहरे अमानत नहीं रहता। इट नेवर लास्ट्स फॉर एवर, यह हमेशा सदा सलामत नहीं रहता। द रियल ब्यूटी इज द इनर ब्यूटी, जो वास्तविक खुशियां, जो वास्तविक सुंदरता है वह इंसान का कैरेक्टर कहलाता है, चरित्र कहलाता है। द पोएट सेज दैट, इस बात को वह बतलाते हैं कि ब्यूटी वेनिसेस, सुंदरता हो एक छुप जाती है। बट द मोरल वर्क, लेकिन जो चरित्र होता है ऑलवेज बी रिमेम्बरेबल, ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, वह हमेशा याद करने योग्य होता है। उनके कहने का यह मतलब है कि ब्यूटी जो है वह पासेस करती चली जाती है, सुंदरता जो है वह छुपती चली जाती है, लेकिन इंसान का कैरेक्टर जो है वह अमर हो जाती है। अर्थात इंसान को अपने ब्यूटी पर नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, इनके कहने का मतलब है। तो ये आंसर क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड? लेखक उस छोटे से कॉर्नर के बारे में यह बतलाते हैं कि वह हमेशा हमारा रहेगा, हमारे देश का रहेगा, ऐसा वह कहना क्यों चाहते हैं, अर्थात वह ऐसा क्यों कह सकते हैं। हाउ कैन, ऐसे कैसे हो सकता है कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, कि विदेश का सरजमी का छोटा सा कोना बी फॉर एवर इंग्लैंड, की सदा के लिए उसका होगा। इसलिए कवि बतलाना चाहते हैं, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि हिज बॉडी इज रिच डस्ट ऑफ इंग्लैंड, वह बतलाना चाहते हैं कि इंग्लैंड के धूल मिट्टी, इंग्लैंड के, यहां पे रिच का मतलब पवित्र आएगा, इंग्लैंड के पवित्र धूल मिट्टी ने मेरे बॉडी को बनाया, और ही वॉज बोर्न, हमारे देश ने जन्म दिया, एंड बेयर इन इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड में पला बढ़ा, सो वेयर एवर, जब कभी भी हिज बॉडी इज बरीड, बॉडी को दफनाया जाए, इट विल बी इंग्लैंड, तो वह छोटा सा कोना हमेशा इंग्लैंड का होना चाहिए, फॉर एवर, सदा के लिए वह छोटा सा कोना हमेशा इंग्लैंड का होना चाहिए। इसलिए वह बतलाना चाहते हैं, क्योंकि वह बतलाए क्या कि हमारे देश की पवित्र मिट्टी ने हमें बनाया, हमें जन्म दिया, आकार बनाया, हर चीजें हमारे देश ने दिया, और मैं अपने देश को सब कुछ समर्पित करते हुए शहीद हो रहा हूं, तो वह जो बॉडी दफन किया जाएगा वह हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा। तो ये 22 था। उसके बाद देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डज द पोएट कॉल मैकैवटी अ मिस्ट्री कैट? क्यों लेखक बतलाते हैं मैकैवटी को कि मैकैवटी एक मिस्ट्री कैट है, मैकैवटी एक रहस्यमय बिल्ली है। टीएस एलियट कॉल्स मैकैवटी अ मिस्ट्री कैट, टीएस एलियट मैकैवटी को एक मिस्ट्री कैट के नाम से बोलते हैं, बिकॉज इट इज नेवर फाउंड आफ्टर कमिटिंग रॉन्ग, किसी भी गलती पर वह वहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं, एक मजाकिया बन जाते हैं, एक मिस्ट्री बन जाता है, इसलिए leaves the place immediately after committing the crime, वह बिल्ली कोई भी छोटे छोटे घटना या बड़े घटना को अंजाम देती है, वह उस जगह पर उपस्थित नहीं रहती है। इसीलिए कवि का जब वह दिल जीत लेती है तो उस माध्यम से कवि उस बिल्ली का नाम मिस्ट्री कैट रख देते हैं। एक रहस्यमय खेल खेलते हैं बिल्ली, जो कवि को बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए उन्होंने उनका नाम रख दिया क्या, मिस्ट्री कैट। तो why does the poet call Macavity a mystery cat? The poet T.S. Eliot calls Macavity a mystery cat because it is never found after committing wrong. जब कभी भी वह गलती करते हैं तो उस जगह पर उपस्थित नहीं रहते हैं, उस जगह पर से वह तुरंत वहां पर से भाग जाते हैं और कोई प्रूफ वह अपने पीछे नहीं छोड़ते हैं। अब कहता है, in what sense does the fire forget its diet?
इन व्हाट सेंस, इस तरीके से कि एक फायर जो है, एक आग जो है, वह भूल जाते हैं कि यह मृत है या जीवित है। फायर हाइम से यह सवाल है। तो द फायर इज सपोज टू बर्न द डाइड कंप्लीटली। मानते हैं आग जो है वह, द फायर इज सपोज टू बर्न द डाइड कंप्लीटली। वह आग जो है वह पूर्ण रूप से बॉडी को बर्न नहीं करता है, कंप्लीटली जलाता नहीं है, बट समटाइम्स, कभी कभी, इट डज नॉट डू इट्स ड्यूटी। तो इसका कहने का मतलब है कि वह डेड बॉडी को तो जलाते हैं, लेकिन कभी कभी यह अपना कर्तव्य अलग अलग तरीके से कर देते हैं। इट लिव्स सम लिम्स हाफ बर्न। कभी कभी ये अधजले लिम्स को, जो हड्डी होते हैं बॉडी का, उसको छोड़ देते हैं। तो कवि के अनुसार से आग जो है कभी कभी ये बातों को भूल जाते हैं कि हम किनको जला रहे हैं। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि आग को चाहिए कि अगर कहीं बॉडी को जला रहे हैं तो पूर्ण रूप से जला दे, लेकिन वह छोटे छोटे बोन को छोड़ करके, हड्डी को छोड़ करके आग भी मिस्टेक करते हैं। तो ये पॉइंट था इसका। 24, ये इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डाइट। किस तरीके से आग भूल जाता है कि ये मृत है और क्या क्या छोड़ देते हैं, तो उसके बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर। हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, कि स्नेक जो है वह पानी कैसे पीते थे। स्नेक जो है वह पानी कैसे पीते थे। इसमें आगे क्या, इट ड्रैंक वाटर एज द केटल डू। जिस तरीके से एक मवेशी पानी पीते हैं, उसी तरीके से सांप भी पानी पीते हैं। इट लिफ्ट इट्स हेड फ्रॉम इट्स ड्रिंकिंग। बोलते हैं कि जब वह पानी पी रहे थे तो उन्होंने अपने हेड को, मस्तक को उठाया, लुक्ड अबाउट भेजुअली, उन्होंने देखे भेजुअली अलग तरीके से, एंड ड्रैंक लिटिल मोर, और वह थोड़ा सा पानी पिया। तो कवि का कहने का है कि वह किस तरह से पानी पी रहे थे, तो वह उसी तरह से पानी पी रहे थे जिस तरीके से एक मवेशी पीते हैं। और वह अपने मस्तक को उठा करके, बोलते हैं कवि कि वह मस्तक को उठा करके मुझे देखे भेजुअली, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा, भेजुअली तरीके से देखे और फिर थोड़ा सा पानी पिए, फिर मुंडी को उठाए, उसी तरीके से जिस तरीके से एक पशु उठाते हैं। अगला कहता है कि व्हाई डिड द पोएट डिसाइड टू वेट। कवि ने यह फैसला क्यों किए कि हमें इंतजार करना है। द पोएट, कवि ने यह फैसला क्यों किए कि हमें इंतजार करने। द पोएट डिसाइडेड टू वेट, कवि ने इस बात को फैसला किए इंतजार के लिए क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द स्नेक, क्योंकि वह चाहते थे कि हम सांप को डिस्टर्ब ना करें पानी पीने में। इनफैक्ट वास्तव में द पोएट वाज फैसिनेटेड बाय दिस ब्यूटीफुल क्रिएटिव एंड वाज थैंकफुल टू गॉड फॉर लेटिंग हिम सी दिस वंडरफुल क्रिएशन। अब यहाँ पे है कि वह कवि जो थे वह बहुत खुश थे उस दृश्य को देख करके, उस सीन को देख करके, क्योंकि उन्होंने जाना इस बात को कि वहां पर वह जो स्नेक है वह उनके लिए एक भगवान की तरह है, और वह उनको देखना चाहते थे और उनको एक आश्चर्यचकित लगता था। वह डरते भी थे, परेशान भी थे, लेकिन उनके लिए वह एक गेस्ट के समान था, और गेस्ट का उन्होंने दर्जा दिया किससे, भगवान से। तो कवि ने इसलिए फैसला किया वहां पे रुकने का क्योंकि कवि बाद में पानी पीने के लिए पहुंचे थे और पहले स्नेक पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं रुक जाता हूं, पहले स्नेक को पानी पीने देता हूं, फिर बाद में पानी पी लूंगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि व्हाट फीलिंग डिड द पोएटिस हैव आफ्टर हर ग्रैंड मदर डेथ। व्हाट फीलिंग, किस तरीके से महसूस किए
उन्हें अपने दादी माँ के मरने के बाद कैसा महसूस हुआ था? एज अ यंग चाइल्ड, एक छोटी सी बच्ची, द पोएटेस कमला दास, कवयित्री जिनका नाम कमला दास, इन्वाइट हर चिल्ड्रेन इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस। वह जब छोटी थी तो अपने दादी माँ के घर में बहुत खुश थी, बहुत अच्छे तरीके से थी। बट आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, लेकिन उसके दादी माँ के मरने के बाद, whom she deeply loved, जिनको वह बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, she was completely lost, वह पूर्ण रूप से लॉस्ट हो गई, एंड फेल्ट क्विट लवली एंड डिप्रेस्ड, और वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई अपने दादी माँ के मरने के बाद, क्योंकि वह दादी माँ को बहुत ज्यादा डीपली प्रेम करते थे और उन्हीं की वजह से उनका कहा जाए तो दुनिया था। तो उनके दादी माँ के मरने के बाद वह बहुत ज्यादा परेशान थी। लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, कहां पर कवयित्री सबसे पहले अपना प्रेम पाई थी अपने दादी माँ के माध्यम से? द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव, कवयित्री प्रेम पाई थी एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, वह अपने दादी माँ के घर में अपना प्रेम पाई थी। शी यूज्ड टू लिव देयर, वह वहां पर रहा करती थी, विथ हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के साथ, व्हेन शी वाज चाइल्ड, जब वह बहुत छोटी थी। तो ये पॉइंट है जो 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट हमें लगा कि ये सब आना चाहिए, क्योंकि आपको ये 10 2 मार्क्स देगा, मतलब 10 क्वेश्चंस देगा और सब पे 2 मार्क्स है। उसमें से बनाना हम लोग को कितना है? मात्र 5। हमें लगा कि ये सब पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने का प्रयास किए हैं। इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, जो जो क्वेश्चन अभी बताया गया। कल कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, खासतौर से ग्रामर का, जो चाहे वॉइस हो जाए या नरेशन हो जाए या कोई पॉइंट हो जाए, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा, लेकिन याद रहे थोड़ा ध्यान देना होगा पढ़ाई पे। तो आज का क्लास बस यहां तक, मिलते हैं हम लोग अपने टाइम पे कल एक बार फिर से। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय हिंद।